अगर आप कभी हॉकी का गेम देखेंगे ना या फुटबॉल का देखेंगे तो वहाँ पर ये होता है कि कितनी पोजीशन बदल के खेल सकते हैं। इस प्रक्रिया से एलआईसी को लाभ ये होता है कि उनके सभी अधिकारी 4-5 रोल प्ले कर सकते हैं। जहाँ पे आपको भ्रष्टाचार को मैनेज करना है तो इसमें आप अपना बेस्ट दे सको, इसके लिए आपको चैलेंजेस तो आए होंगे। जिस राजा के राज्य में भले लोग डरते हैं और बुरे लोग निश्चिंत रहते हैं, वो राज्य नष्ट हो जाता है। माली क्या करता है? पौधा लगाता है, खाद देता है, पानी देता है, धूप अपने आप आती है और समय पे गुलाब खिलते हैं। हमें किसान से सीखना है। किसान हजारों बीज डालता है, उसमें से कुछ में कीड़े खाते हैं, कुछ खाते हैं, लेकिन हर वर्ष लगातार वो अच्छी फसल कमाता है। तो मैं इसको यदा कदा यूज़ करता था, लेकिन मैं इसको कहता हूँ कि बीमा ना देकर बीमा देना। फ़ायदा नहीं उठा रहे आप उसको भविष्य के लिए सुरक्षित कर रहे हैं। ये एक आपके अंदर परोपकार का भाव होना चाहिए। आज की तारीख में एलआईसी में आप देखेंगे हाईली क्वालिफाइड लोग हैं। Correct. अब उन लोगों को अगर राम बन के गाइड करेंगे तो वो सफोकेट फील करते हैं कि मुझे सब कुछ तो आता है, ये क्यों बता रहे हैं। मैं वो दिन देखना चाहता हूँ कि जब अमेरिका के अंदर भारतीय एम्बेसी में लोग 3 बजे आकर बैठे हुए हैं कि इंडिया का वीज़ा लेना है। बहुत बढ़िया। देखिए, अगर आप एक फाइनेंशियल एडवाइज़र हैं और स्पेशली अगर आप एक इंश्योरेंस एडवाइज़र हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा। ये वीडियो आपके इंटरेस्ट का सब्जेक्ट है। इस वीडियो में मैं आपको मिलाने वाला हूँ एलआईसी के एक्स एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर से। 38 साल इन्होंने एलआईसी के साथ में काम किया। बहुत गहरा 38 सालों में एलआईसी से नॉलेज लिया हुआ है ये काम करते हुए। इनका नाम मिस्टर राकेश कुमार है। राकेश कुमार जी ने एलआईसी से रिटायरमेंट लेने के बाद में वो एक ऑथर बन गए हैं, बुक्स लिख रहे हैं। देसी मैनेजर नाम से उनकी पुस्तक बहुत फेमस हुई है। चलिए मिलते हैं मिस्टर राकेश कुमार जी से और उनके जो 38 साल रहे एलआईसी के साथ में उसके बारे में जानते हैं और उससे कुछ सीख लेने की कोशिश करते हैं। राकेश जी, मैं आपका BITV में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। नमस्कार, मैं आपका और आपके दर्शकों दोनों का अभिनंदन करता हूँ। ये बहुत अच्छी शुरुआत है और मैं इस पर पहले कई वीडियोस देख चुका हूँ। हाँ। और मैं पाता हूँ कि ये एक अनूठी कोशिश है काम करने वालों को और काम कर चुके लोगों को मिलाने की। एब्सोल्युटली करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। बहुत प्रभावित हुआ जब मुझे पता चला कि मुझे आपसे बातचीत करने का मौका मिल रहा है। मैं शुरू वहाँ से करना चाहता हूँ कि आपने जब काम करना शुरू किया होगा तो आपका पहला काम कौन सा था, कैसे आप एलआईसी में आए और फिर एलआईसी में भी आपने कौन कौन सी हायरार्की को पार करते हुए आप एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने? मैं इस मामले में थोड़ा सा और लोगों से अलग रहा। अच्छा। मैं नौकरी शुरू करने से पहले ही समाज सेवा के काम में लगा था और मैं अक्सर जिस क्लास में पढ़ता था उसी क्लास के रूरल के गरीब छात्रों को पढ़ाता था। अच्छा। तो इस कारण से मेरा कोर्स जो है वो बहुत बार रिवाइज होता था। तो मुझे लगता था और मेरे दोस्तों को लगता था कि ये सोशल वर्क में मारा जाएगा, इसको कहीं जॉब नहीं मिलेगा। अच्छा। लेकिन हुआ इसका उल्टा। मैंने पहली परीक्षा दी, पहला इंटरव्यू दिया और मेरी नौकरी लग गई। अच्छा। तो 22 वर्ष की आयु में मैं एलआईसी का प्रथम श्रेणी अधिकारी हो गया। अच्छा। और यहाँ पर आने के बाद में एक नया विश्व मेरे सामने आया। हमारा तो ये था कि भाई पैसे मिलेंगे। कौन से साल की बात है आप जब आप 1984 1984 में? अब हमारा सोचता है कि अधिकारी बन गए, अब तो काम करना नहीं पड़ेगा। अधिकारी का मतलब हुक्म देना। लेकिन जब मैं उस ट्रेनिंग सेंटर में पहुंचा बोरीवली में तो मुझे एंट्री के साथ उन्होंने 38 मैनुअल का एक बंडल पकड़ा दिया। आप बॉम्बे से ही थे शुरू से? मैं दिल्ली से था, आया था मैं। हाँ। तो मैं जैसे ही प्रवेश किया उन्होंने मुझे किताबें पकड़ाई। मैंने कहा ये क्या है? उसने कहा आपको पढ़नी है। मैंने कहा मैं तो पढ़कर पास होकर आया हूँ। उन्होंने कहा नहीं, आगे पढ़ना है। तो मेरा काफ़ी मन उदास हो गया कि अगर अधिकारी होने का मतलब मेहनत करना है तो अधिकारी बनने का फायदा क्या। लेकिन जब मैं ट्रेनिंग में गया तो वहाँ पर मुझे एक केस आया जिसमें कि वो केस एलआईसी के नियमों से वो गलत था कि उस आदमी ने मेडिकल ले लिया था खेती के लिए। तो रिकॉर्ड था कि वो छुट्टी लेता है बीमार होने की। पर जब मैं उसके घर गया तो वहाँ पर शील्ड रखी थी, वो तार गोला फेंकता था और उसके लिए वो अपनी कंपनी का
ऑल इंडिया चैंपियन था। तो मैंने कहा ऐसा आदमी मार नहीं सकता। तो उसकी जब पत्नी से पूछा, पता लगा कि खेती करती है, थे तो छुट्टी नहीं मिलती थी इसलिए मेडिकल देते थे। फिर मैं उस कंपनी के पास गया, उस कंपनी ने कहा हमारे तो सभी फर्जी लीव लेते हैं। मैंने कहा आप ऐसा लिख के दो। उसने कहा हम लिखेंगे हमारी बेइज्जती होगी। मैंने कहा अगर विधवा की मदद करनी है तो लिखो। उसने कहा हमने लिख भी दिया, कंपनी बदनाम हुई और फिर भी ना मिला। मैंने कहा भाई कोशिश करते हैं। तो उन्होंने लिख कर दिया कि हमारे यहाँ कर्मचारी ऐसा करते हैं। फिर मैं चिकित्सक के पास गया कि ये स्टेज का जो कैंसर है क्या ये 3 साल पहले मालूम होता है? उन्होंने कहा कि अगर तब मालूम होता तो हम इसकी कुछ आंतें काट देते। तो उस सब डाटा के साथ मैंने प्रेजेंट किया। तो मेरे जो इमीडिएट ऑफिस था उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। फिर जनरल ऑफिस गया, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। फिर आगे गया तो मैंने चेयरमैन को लिखा कि ये एक नीतिगत मामला है। लोग बहुत नाराज़ थे, लेकिन वहाँ से केंद्रीय कार्यालय से उसे हम वो कहते हैं कि दया बीमा कहते हैं एक प्रकार का ना, एक्स ग्रेशिया क्लेम। तो उसमें पास होकर आ गया। तो फिर मैं एलआईसी से मैरिड हो गया कि मुझे वो सोशल वर्क यहाँ भी दिखने लगा जो मैं पहले कर रहा था। अब मैंने एक मतलब ना मिलने वाला क्लेम और उसकी गलती नहीं है। तो वो जब क्लेम मिला तो फिर मैं मैरिड फॉर लाइफ हो गया और मेरी पहली नौकरी आखिरी रही। मैं पूरे 38 साल इसी एलआईसी में ही काम किया। विभाग बदलते रहे, नए अनुभव आते रहे और उसमें फिर मैं सेल्स, आईटी से मार्केटिंग हो गया। फिर उसके बाद में जिसे हम कॉर्पोरेट गवर्नेंस कहेंगे या विजिलेंस कहेंगे उसमें चला गया, समूह बीमा में चला गया, वापस आरएम मार्केटिंग बन गया और फिर टैलेंट मैनेजमेंट और ट्रेडिंग में आ गया। तो इस प्रकार से कंपनी सेम रही पर स्टेशन इतने बदले कि आप ये नहीं कह सकते कि आप बोर नहीं हो पाए। चैलेंज हमेशा नए आते गए। नहीं तो ये आपने बताया अलग अलग डिपार्टमेंट में आपको भेजते रहे। तो ये अलग अलग डिपार्टमेंट में मीन्स अगर आप शुरू में आपने बताया कि आप एज ए रिक्रूटमेंट डिपार्टमेंट में थे, तो अगर आप रिक्रूटमेंट डिपार्टमेंट से आपने काफ़ी सारी चीज़ें सीखी तो फिर आप अलग डिपार्टमेंट में ऐसा क्यों भेज देते हो? देखिए एलआईसी में एक अच्छाई है कि यहाँ पर प्रोग्रामर नहीं लिए जाते। प्रोग्रामर नहीं भर्ती करते। अच्छा। हम जनरल लोग भर्ती करते हैं, उनमें टेस्ट लेके जिनमें आईटी का एप्टीट्यूड होता है उनको ट्रेन करते हैं। अच्छा। जो लोग आते हैं उनमें से किसी में अगर एक्चुरियल के प्रति रुझान है तो उनको एक्चुरी बनाते हैं। तो हमारा जो पहला पूल होता है रिक्रूटमेंट में वो सामान्य होता है। अच्छा। उसमें से ही हम निकालते हैं। आज अगर एलआईसी में 3000 प्रोग्रामर हैं तो वो एलआईसी में आकर प्रोग्रामिंग सीखे। तो इस रोटेशन से क्या होता है कि अगर आप कभी हॉकी का गेम देखेंगे ना या फुटबॉल का देखेंगे तो वहाँ पर ये होता है कि कितनी पोजीशन बदल के खेल सकते हैं। इस प्रक्रिया से एलआईसी को लाभ ये होता है कि उनके सभी अधिकारी 4-5 रोल प्ले कर सकते हैं। तो एक वर्सटाइल टीम डेवलप होती है जिसमें छुट्टी लेने पर ये नहीं होता कि डिपार्टमेंट बंद हो गया, क्योंकि जो पहले से हटा हुआ है वो तो है ना। तो ये मैं खेल भावना से समझता हूँ, इसे हम जॉब रोटेशन कहते हैं। तो जब आप एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने 22 साल की उम्र में आपने काम करना शुरू किया, किस एज में जाके आप कितने सालों बाद एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने आप? मैं 2015 में बना तो आप 84 से 31 वर्ष के थे। 31 साल के बाद आप एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने तो आपकी क्या भूमिका थी? एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर क्या काम करना था आपको? एलआईसी में एक और बहुत मज़ेदार चीज़ है, यहाँ पर हमेशा आप एक पोस्ट हायर भी काम करते हैं, एक पोस्ट लोअर भी करते हैं। अच्छा। तो जब आप एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनते हैं तो आपको ऐसा नहीं लगता कि आप कुछ नया कर रहे हैं, क्योंकि जब आप चीफ होते हैं तब भी आप काफ़ी काम एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का करते हैं। अच्छा। तो इसलिए एलआईसी में कभी भी टैलेंट का क्राइसिस नहीं होता। जैसे आपको याद होगा 2001 के पास जब नया नया सेक्टर खुला था, कंपनी से बहुत लोग नौकरी छोड़कर गए थे। बहुत कंपनियों को प्रॉब्लम हो गई थी। एलआईसी में ऐसा कुछ नहीं हुआ। लोग छोड़कर भी गए तो उनका भाव कभी भी महसूस ही नहीं हुआ, क्योंकि एलआईसी में सब लोग अपने से एक पोस्ट ऊपर एक पोस्ट नीचे काम करने के अभ्यस्त रहते हैं। तो उससे जब नया चैलेंज आता है ना, उसके लिए नया नहीं होता। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो क्या आपका रोल क्या था जब आप एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर काम कर रहे थे? मैं जब एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बना उस समय मैं डेपुटेशन पर ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी में था। अच्छा। चीफ विजिलेंस ऑफिसर। अच्छा। तो वहाँ पर जो काम था वो सभी विभागों के कार्य में भ्रष्टाचार को रोकना और ईमानदार लोगों को एम्पावर्ड करना कि वो फॉल्स केस में ना फंसाए जाएं।
तो ओरिएंटल इंश्योरेंस LIC के अंडर में आता है? नहीं, ये जो विजिलेंस डिपार्टमेंट है ना, इसके लोग हमेशा दूसरी कंपनी से लाए जाते हैं ताकि वो वहाँ के स्थानीय सिस्टम से इन्फ्लुएंस ना हो, क्योंकि वो तो बाद में अपनी कंपनी में चले जाएंगे, उनका कुछ बिगड़ नहीं सकता। तो जो CVO है वो अगर स्टेट बैंक में है तो स्टेट बैंक का नहीं होगा। अच्छा, अगर मैं LIC में हूँ तो मैं LIC का CVO नहीं बन सकता, तो CVO किसी और जगह से आएगा और वो 3 साल के लिए आता है। तो ऐसा आशा की जाती है कि जब उसका बॉस उस कंपनी के बाहर है तो वो उससे बिना इन्फ्लुएंस हुए सही निर्णय लेगा। तो उस समय मैं ओरिएंटल में था और ओरिएंटल में भी मैंने वही ट्रेनिंग, मैंने 13,000 कर्मचारियों में से 9,800 से अधिक को 1-to-1 ट्रेनिंग दी थी। और मैंने उसमें चपरासी के लिए अलग कोर्स डेवलप किया था कि चपरासी कैसे करप्शन में फंस सकता है, और जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है उनके लिए अलग किया था। लेकिन अब आप देखिए, एक सवाल है बहुत छोटा सा, एक चपरासी है जिसके पास कोई फाइनेंशियल पावर नहीं है तो वो भ्रष्टाचार कैसे कर सकता है? लोग जवाब नहीं दे पाते। मैंने कहा कि तुम किसी को गलत डॉक्यूमेंट देकर भ्रष्टाचार कर सकते हो। अब ये कोई गोपनीय रिकॉर्ड है, तुम दे दो। कोई आपके पास आया कि जी साहब ने रिकॉर्ड मंगाया, आपने दे दिया, तो आप फंस जाओगे। सही व्यक्ति को ही रिकॉर्ड देना है और दूसरा गलत बिल नहीं सबमिट करने हैं। बहुत बढ़िया। तो इस तरह से मेरे पास 9-10 मिनट का चपरासी के लिए मॉड्यूल था और मेरे पास पूरे दिन का सीनियर ऑफिसर के लिए मॉड्यूल था। बहुत बढ़िया। 31 साल बाद राकेश जी, आपको जब एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनने का मौका मिला तो आपके भी मन में बहुत कुछ होगा, एक प्राउड मोमेंट भी होती है कि मुझे अपने आप को जो है एक अपने एक काम को जो है वो बेस्ट तरीके से करना है, तो अच्छे तरीके से आप अपने काम को कर सकें। इस सवाल को मैं 2 हिस्सों में बांटूंगा। ओके। प्राउड मोमेंट नहीं होता। अच्छा। क्योंकि ये एक रूटीन है। हाँ। आपने काम अच्छा किया और आप किसी भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं आए तो LIC इतनी मतलब कि सम्मानित संस्था है कि आपके करियर की वो चिंता करती है। अच्छा। तो प्रमोशन ना होने पे सदमा लगेगा, लेकिन होने पे बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आता, क्योंकि वो पहले से मालूम है कि ये संस्था बड़ी फेयर है, मेरा काम ठीक है, मेरे खिलाफ कोई विजिलेंस केस नहीं है, कुछ नहीं है, तो मुझे मिलना ही है। लेकिन ये जो आपका डिपार्टमेंट आपको मिला जहाँ पे आपको भ्रष्टाचार को मैनेज करना है, तो इसमें आप अपना बेस्ट दे सको, इसके लिए आपको चैलेंजेस तो आए होंगे। चैलेंज देखिए, मैंने पहले बताया था प्रॉपर्टी के बारे में, संपत्ति खाली कराना भी उतना ही खतरनाक है और ये भ्रष्टाचार भी उतना खतरनाक है। लेकिन इसमें आपकी जो शक्ति है वो ईमानदार कर्मचारी है। अगर आप जब जो भी एक्शन ले रहे हैं, अगर उसमें आप ईमानदार कर्मचारी को साथ ले पा रहे हैं, यहाँ पर मैं एक युधिष्ठिर की कोट जो मेरी पुस्तक देसी मैनेजर में भी मैंने लिया है, जिस राजा के राज्य में भले लोग डरते हैं और बुरे लोग निश्चिंत रहते हैं, वो राज्य नष्ट हो जाता है। तो विजिलेंस का सूत्र ये है कि आपके भले लोग निडर हो जाएं, वो ना कह सकें, कोई अगर उनसे गलत काम के लिए कहता है तो मना कर सकें, और जो दुष्ट लोग हैं वो डरने लगें, उनको कोई भला आदमी डांटे तो वो डर जाए। तो विजिलेंस बहुत आसान है। तो मैंने क्या किया था कि मैं ट्रेनिंग कर करके भले लोगों को इस ओर ले आया, तो उनको मालूम था क्या क्या नहीं करना है। तो फिर जो दुष्ट लोग हैं उनका काम बहुत कठिन हो जाता है कि एक कागज़ है उस पर 5 लोगों ने साइन करना है, 4 मना कर रहे हैं, तो वो क्या करेंगे? नहीं तो क्या ये काम आसान था, बहुत आसान था, या आपको ऐसा लगता है कुछ दिक्कतें भी थी इसको काम को करने में? ये काम बहुत कठिन है। कठिन है, ये आप अखबार पढ़ के जानते ही हैं। मोदी जी बार बार कहते हैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। ये कहने का मतलब अगर प्रधानमंत्री को कहना पड़ रहा है तो मतलब कि चुनौती बड़ी है। लेकिन जब आपके साथ अधिक लोग हो जाएं तो ये काम बहुत आसान होता है। जैसे मैंने बताया कि मैंने 9,000 से अधिक लोगों की 1-to-1 ट्रेनिंग की। अच्छा। अपने कार्यकाल में मैं जहाँ भी जाता था उसमें 2 घंटे में 4 ग्रुप में सबको बुलाता था, बताता था कि ये नहीं करना है, ये करोगे तो आप फंस जाओगे। और फिर मैं IT का बहुत यूज़ करता था। तो IT का मैंने प्रोग्रामर रहा था और मैं मैनेजर IT था, तो मुझे मालूम है, तो मैं जिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात आज हो रही है मैं उसका बहुत उपयोग करता था कि अगर मान लीजिए कि कहीं क्लेम भुगतान ज़्यादा हो रहा है तो आपका क्लेम रेशियो बिगड़ जाएगा, क्योंकि आप CFP हैं तो आप इसको समझ सकते हैं। करेक्ट। कि अगर कोई भी चीज़ आप गलत करेंगे तो उसका कंसिक्वेंसेस कहीं ना कहीं आएगा। वो मैं IT से पकड़ता था। तो मेरी जो टीम जाती थी वो ऐसे अंधेरे में लाठी नहीं घुमाती थी, वो उनको मिलता था कि इस फील्ड में ये 8 ब्रांचेस में डिस्टॉर्शन है, इनका एक्सपेंस रेशियो बढ़ गया है, इनके यहाँ क्लेम रेशियो बिगड़ गया है, इनके यहाँ मोटर में इंजन की रिपेयर ज़्यादा हो रही है,
तो वो स्पेसिफिक जाते थे। तो हालत ये हो गई थी बाद में कि मेरी टीम पहुंची नहीं कि 2-2.5 लाख रुपए की रिकवरी बिना कारण हो गई कि उनको मालूम है हमने क्या गलत किया है। तो ये टीम आई है और इनके पास नॉलेज, उनके मन में परसेप्शन बन गया था कि अगर विजिलेंस टीम हमारे यहाँ आई है तो उन्होंने पहले से कुछ पकड़ा हुआ है। तो जो मैं कह रहा था कि 1100 करोड़ रुपए हमने बचाए, वो इस प्रकार से बचे थे। एग्जीक्यूटेड बिल्स आना, क्लेम्स में मतलब कि मैनिपुलेशन कर देना, और इसमें ओरिएंटल में या जो जनरल इंश्योरेंस कंपनियां उनमें सर्वेयर और टीपीए जो हैं वो इन्वेस्टिगेटर्स वो कंपनी के बाहर हैं, तो उनकी गुणवत्ता पे नियंत्रण ना होने से समस्या एलआईसी की तुलना में ज़्यादा जटिल है। क्योंकि आपने ये जो एज ए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आपको जो भूमिका मिली करने के लिए बहुत ही चैलेंजिंग मुझे ऐसा महसूस हो रहा है। कोई ऐसा इशू आप बता सकते हैं आपके कार्यकाल के दौरान एज ए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो आपको ऐसा लगता है कि ये इशू था और आपने उसको सॉल्व करने में अपना महत्वपूर्ण रोल निभाया? देखिए, पे रिवीजन जब आता है तो कंपनीज को एरियर्स देने होते हैं। तो ओरिएंटल इंश्योरेंस के चेयरमैन ने एक वाक्य कहा था कि सभी कंपनियों ने जनरल इंश्योरेंस की एम्प्लॉइज के एरियर देने के लिए अपनी कुछ इक्विटी डिस्पोज की है, थोड़ा अपने इन्वेस्टमेंट्स कम किए कुछ कैश निकालने के लिए। ओरिएंटल को ऐसा नहीं करना पड़ा क्योंकि विजिलेंस ने उतनी सेविंग करके दी थी। इसको मैं बहुत बड़ी उपलब्धि मानता हूँ कि हमने लोगों को दंड नहीं दिया था, हमने उनको इंस्पायर किया था, और उसके कारण से जो बचत हुई थी मेरे से प्रीवियस वर्ष में, अगर आप देखें होटल एक्सपेंसेस, क्लेम्स, मोटर के क्लेम्स या एक्सीडेंटल क्लेम्स, उन सब के अंदर जो बैड क्लेम्स थे वो ऑटोमेटिकली विड्रॉ होने से जो फ़ायदा हुआ, इसे प्रिवेंटिव विजिलेंस कहते हैं, कि जब लोगों को पता लग गया कि भाई ये कंपनी पकड़ लेगी तो वो लोग फाइल नहीं कर रहे, तो ऑन रिकॉर्ड ही आपको दिखेगा ही नहीं, लेकिन जो लोग डील करते हैं वो जान सके कि इन हैड्स में हमारी कंपनी को कुछ अतिरिक्त लाभ हुआ। तो उसको मैं समझता हूँ कि वो किसी की भी निगाह में नहीं था। तो ये एक इशू था, आप बोल रहे हैं कि उस वक्त जो है एक्सपेंसेस इस तरह के, इसे आप भ्रष्टाचार का ही नाम देते हैं? देखिए, भ्रष्टाचार ही अकेला विजिलेंस का मैटर नहीं है। हाँ, भ्रष्टाचार को पकड़ना एक काम है और भ्रष्टाचार की इच्छा पैदा ना हो दूसरा काम है। हाँ। तो उस प्रिवेंटिव विजिलेंस से हमने ये उपलब्धि हासिल की थी कि कर्मचारियों में जब सेंसिटिविटी आ गई तो जो चुपचाप देखते रहते थे उसके बजाय अब वो रोकने में लग गए, तो उससे जो हमारा लाभ हुआ वो लाभ इसमें आता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये जो आपके 2015 से लेकर 2020 में आप रिटायर, 22 में आप रिटायर, 7 साल थे। तो 7 साल तक आपने एज ए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर काम किया। तो इसमें से 3 साल थे विजिलेंस के, ओके। और बाकी 4 साल जो थे वो उसके थे ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के, टैलेंट मैनेजमेंट। हाँ, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में आपने 4 साल जो है आप रहे। कोई आपको ऐसा आपकी भूमिका नज़र आती है जो आपको ऐसा लगता है कि कोई प्रोजेक्ट मेरे हाथ में आया और मैंने उस प्रोजेक्ट को बहुत सक्सेसफुली मैनेज किया हो थ्रू आउट द हमने इससे भी आगे कहेंगे, प्रोजेक्ट हमारा था ही नहीं। अच्छा। हम मंथली मीटिंग होती है जिसमें सारे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स मिलते हैं, विषयों की चर्चा होती है। तो कोविड आ जाने से क्या हुआ कि हमारा बीमा काउंटर बेस्ड था, तो हम काउंटर पे जाके प्रीमियम जमा होता था। तो जब अप्रैल के और मार्च के महीने में हमारे कलेक्शन बहुत गिरे थे, तो जब ये विषय की चर्चा हुई तो मैंने कहा कि भाई हमारे पास इन दिनों पार्टिसिपेंट तो आ नहीं रहे हैं, कोविड के कारण मूवमेंट बंद हो गया था, तो क्यों ना हम ऑनलाइन इसी विषय को पकड़ लें 2 महीने के लिए कि डिजिटल पेमेंट कैसे स्वीकार करने हैं, कैसे लेने हैं। तो हमने उन दिनों वीडियो क्लासेस लगाई और उसमें हमने मतलब 20-25 मतलब ये इतनी संख्या हो गई थी कि एक मीटिंग में इस पर आपत्ति की गई कि भाई कहीं हमने वो डाटा बढ़ा चढ़ा के तो नहीं दे रखा। अच्छा। लेकिन हमने क्या किया कि गूगल मीट ऐसे पर्सनल मतलब खातों में ले लेकर भी हमने अपनी जेब से भी धन लग जाए कोई बात नहीं, लेकिन हमने जितने लोग पढ़ना चाहते थे उनको पढ़ाया
और आप इसको डाटा में देख सकते हैं। किसको पढ़ाया? डेवलपमेंट ऑफिसर्स नहीं, को पढ़ाया? हमने सबको पढ़ाया, एजेंट्स को भी पढ़ाया, ABM सेल्स, कैश काउंटर वाले लोग, उनको, और उन्होंने आगे हमारे द्वारा किया हुआ तरीका अपनाकर, जैसे हमने उनको जूम पर या हमने उनको, हमारे यहाँ वेब सर्वर होता है उसका जो LIC का डेडिकेटेड वेब सर्वर है, हमने उससे किया, और उन लोगों ने फिर आगे जाके जूम, दिस माइक्रोसॉफ्ट टीम्स वगैरह जैसा जिसका वो था उन्होंने लिया। तो हमारा काम ट्रेनर को ट्रेन करने का रहा, और जो हमने 10-15 हज़ार लोगों को ट्रेन किया ना, तो आंकड़े तो अकाउंट्स में दिखेंगे आपको, लेकिन हम ये महसूस करते हैं कि वो कंट्रीब्यूशन हमारा था कि हमने एक वेव चला दी। और जो आप देखेंगे मई के अंदर LIC का 70% कलेक्शन जो है डिजिटल हो गया था। तो आपने डिजिटल पेमेंट को कैसे एक्सेप्ट करना है वो आपने सिखाया? हाँ, और एजेंट को बताया कैसे देना है। तो हमने एक मतलब कि आप ये कह सकते हैं एक लहर चलाई। काम तो दूसरों ने करना था, लेकिन हमारे पास समय था। हमारा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट 110 कमरे वाला खाली पड़ा है, हमारी फैकल्टीज़ के पास कोई मेजर काम नहीं है। हमने फटाफट कोर्स डिज़ाइन किए, और उन कोर्स को डिज़ाइन करके एक स्थिति ये आ गई कि हमारी क्लासेस के कारण हमारा जो वेब सर्वर था इतना ऑक्यूपाइड था कि जो मार्केटिंग के लोग थे उनको अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहे थे मीटिंग करने के। तो उन्होंने हमारी ये शिकायत की कि आप MDC को बोलिए कि थोड़ा कोर्स अपने कम करें ताकि हम भी ये बात कर सकें। तो वो एक मतलब कि समय की ज़रूरत थी, और उसमें हम दूर रहकर भी पास हो सके। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक तो आपने बताया कि आपकी जब शुरुआत हुई तो रिक्रूटमेंट के काम से आपकी शुरुआत हुई, और जब एज ए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने तो आप ट्रेनिंग में भी आए, और ट्रेनिंग का भी आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया। मैं दो चीज़ें आपसे पूछना चाहता हूँ आपके 38 सालों के एक्सपीरियंस के हिसाब से, और आपने दो चीज़ों पे काम भी किया है। अगर मैं सेल्स पॉइंट ऑफ व्यू पूछूं तो आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से सबसे बढ़िया सेल्स स्ट्रेटेजी क्या हो सकती है? और दूसरी चीज़, आपने एज ए लीडर काम किया है तो टीम मैनेजमेंट की सबसे बढ़िया स्ट्रेटेजी क्या हो सकती है? दो चीज़ों का आप मुझे जवाब दें। देखिए, पहले हम सेल्स पर आते हैं। हाँ, तो यहाँ पर मैं उन लोगों से ये बात करना चाहूँगा, दर्शकों से, कि सेल्स को आप ना लोग जो है थोड़ा कंडेम करते हैं कि जैसे सेल्समैन अच्छा नहीं होता। तो पहला तो आप ये भाव लाइए कि अगर कोई चीज़ बनी है और बेची नहीं गई तो वो कुछ दिन में कबाड़ हो जाती है। जैसे आप दाइवो मोटर्स ले लीजिए, उनकी गाड़ियाँ नहीं बिकी तो अब कहाँ हैं। तो सेल्समैन जो है वो एक नीड को सेटिस्फाई करता है, एक प्रोडक्ट को पहुंचाता है। तो सेल्समैनशिप इज़ ए प्लेजर, एक समाज का उपयोगी अंग है। पहला तो ये भाव होना चाहिए। इसके बिना आप कभी भी बीमा नहीं कर सकते, सेल्समैनशिप नहीं कर सकते। अगर आपके मन में खुद इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स है कि मैं मांगने जा रहा हूँ, बहुत से लोग हैं अपने दोस्तों का बीमा नहीं करते, वो सोचेगा मैं फ़ायदा उठा रहा हूँ। फ़ायदा नहीं उठा रहे आप उसको भविष्य के लिए सुरक्षित कर रहे हैं। ये एक आपके अंदर परोपकार का भाव होना चाहिए। तो पहला तो ये चाहिए। दूसरी बात क्या होती है कि आप माली से सीखिए। माली कभी नहीं कहता कि भी 14 फरवरी आ रही है, गुलाब जो है उस दिन 60 रुपये का बिकेगा, अरे गुलाब तू जल्दी खिल जा, जल्दी खिल जा। माली कभी ये नहीं कहता। माली क्या करता है, पौधा लगाता है, खाद देता है, पानी देता है, धूप अपने आप आती है और समय पे गुलाब खिलते हैं। सेल्समैन को भी इसी तरह से प्रोस्पेक्टिंग करनी चाहिए, उन लोगों को उनकी नीड समझकर समझाना चाहिए, और उसके बाद में आप देखेंगे कि कालांतर में आपके बीमे उतने ही होंगे। यू शुड नॉट चेज द सेल, यू शुड बिल्ड द रिलेशनशिप। तो बीमा बहुत आसान होता है। और इसमें मैं पहला मैंने बताया कि चिपकना नहीं है, पीछे नहीं पड़ना है, हमें किसान से सीखना है। किसान हज़ारों बीज डालता है, उसमें से कुछ में कीड़े खाते हैं, कुछ खाते हैं, लेकिन हर वर्ष लगातार वो अच्छी फसल कमाता है। तो एजेंट भी इसी तरह से, सेल्समैन भी इसी तरह से काम करे, प्रॉस्पेक्ट बनाए, उनको समझाए और फिर देखे, उसका कभी बीमे की किल्लत नहीं होगी। मैंने अपने पूरे कैरियर में कभी किसी से बीमा नहीं मांगा। ये तो पहला पार्ट हुआ। सेकेंड पार्ट ये है कि ग्राहक ना करे उससे पहले हमें भी ना कहना आना चाहिए। अच्छा। और ये बीमा करने की अल्टीमेट स्किल है, ना करके बीमा कर लेना। ओके। तो जब हम किसी से कोई चीज़ छीनते हैं तो वो उसे पाना चाहता है। तो मैं आपको एक उदाहरण से दूंगा। एक बहुत बड़े उद्योगपति थे, उन्होंने काफ़ी एजेंट्स को बुलाकर और फिर समझाकर उनको, मैं इतना पैसा यहाँ लगाऊंगा, इससे दुगना तो मैं अपने बिजनेस में कमाता हूँ, मैं क्यों लगाऊँ, इस तरह से तिरस्कृत किया था। तो एजेंट को क्या होता है कि वो सोचते हैं कि साहब आए हैं, हमें बहुत मोटिवेट कर रहे हैं, तो साहब को फंसा दें। तो मुझे वहाँ ले गए, तो थोड़ी देर में समझ में आ गया कि उनका मैं कितना विकसित है।
तो मैं सुनता रहा, आप भी कुछ बोलिए। मैंने कहा बोलना क्या है साहब, आपकी हेल्थ ही नहीं है, आपको गलतफहमी हो गई है कि पैसे से बीमा मिलता है। बीमा मिलता है गुड हेल्थ से, विच आई एम नॉट एबल टू सी, देयरफॉर आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू एक्सप्लेन एनीथिंग टू यू। मैं तो अपोलो से इलाज कराता हूँ, मेरा सब कुछ ठीक है, आपने ऐसा कैसे कह दिया? मैंने कहा जो दिख रहा है कहा मैंने। बोला कि अगर 5 करोड़ का बीमा लेना हो तो आपके क्या टेस्ट होते हैं? मैंने सारे टेस्ट दे दिए। वो आदमी को अब इतना जुनून था कि वो अगले दिन जाके टेस्ट कराया, उसकी रिपोर्ट नॉर्मल आ गई। बोला ये देखिए। मैंने कहा कि 6 महीने बाद नहीं आएगी, मैं थोड़ा जल्दी बोल गया हूँ, लेकिन आपका काम ऐसा है कि आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी नहीं। उन्हीं दिनों एक बड़ी फिल्म हस्ती ने बड़ा बीमा मांगा था, LIC ने डिक्लाइन किया था क्योंकि गुड हेल्थ नहीं थी। अच्छा। मैंने वो न्यूज़ उनको दिखा दी। अब उस न्यूज़ का असर हुआ या मेरी इस तकनीक का असर हुआ या उतने दिन से बीमा टाल रहे थे और उनको लगा कि कहीं वास्तव में हेल्थ खराब हुई तो क्या होगा, उन्होंने चुपचाप से 5 करोड़ का बीमा करा लिया। तो मैं इसको यदा कदा यूज़ करता था, लेकिन मैं इसको कहता हूँ कि बीमा ना देकर बीमा देना। क्योंकि सबको ये लगता है ना कि जैसे वो बीमा ले रहा है तो बहुत एहसान कर रहा है, लेकिन वो अपने परिवार की रक्षा कर रहा है, उसकी जिम्मेदारी है परिवार की रक्षा करना, कंपनी की रक्षा करना। तो उसमें हम उसको एक सॉल्यूशन दे रहे हैं। हमें कमीशन मिलेगा या हमें नाम मिलेगा या हमारी कंपनी आगे बढ़ेगी, ये बाई प्रोडक्ट है। मूल चीज़ तो हम तभी सफल हैं जब फ़ायदा ग्राहक का हो रहा है। तो जो भी बीमा कराता है उसमें सबसे पहला पॉइंट ये है कि उस ग्राहक का सबसे ज़्यादा लाभ है, उसकी सेवा करने से हमें जो भी लाभ हो रहे हैं वो बाई प्रोडक्ट्स हैं। तो मैं पहले आपको बताया कि भाई एक किसान की तरह हो जाइए, अपना काम कीजिए, फल तो आना ही आना है। और अंतिम बात ये है कि ग्राहक ना करे उससे पहले हम ना करें। मैंने अपने जीवन में सेल्स में कभी सिर नीचा नहीं किया, कभी किसी से, क्योंकि मैंने कभी भी किसी इंडिविजुअल केस को चेज नहीं किया। मैंने एक योजना बनाई, जैसे मैं अंतिम आधार बच्चों की पॉलिसी निकली तो मैं तुरंत दिल्ली के अंदर गया, CBSE सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन से मैंने सारे स्कूल का डाटा एक डिस्क में ले लिया। सभी स्कूल को एक लेटर डाला कि हम एक पेंटिंग कंपटीशन करना चाहते हैं, आप उसमें क्या सहयोग करेंगे। किसी स्कूल ने कहा हम अपने यहाँ पेंटिंग करेंगे, किसी ने कुछ कहा। और उसके बाद में हमने एक बड़ा मैदान चुना, उसमें हमने शीट वगैरह रखी, डेवलपमेंट ऑफिसर को इन्वॉल्व किया कि भाई ये हो रहा है, आपको स्टॉल देंगे। तो उन्होंने स्टॉल खरीदे, उन स्टॉल में हमने वीडियोस लगाए। नेस्कैफे को अप्रोच किया, उन्होंने फ्री नेस्कैफे बच्चों को देने के लिए कहा। फिर कॉर्पोरेट ऑफिस ने कहा कि अगर आप 5000 बच्चे लाएंगे तो हम आपको इतना फंड देंगे। उसके बाद हमने कंपटीशन किया और हमने ये तक बनाया कि स्पेस इज़ फुल, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। तो उसके बाद जब ये प्रतियोगिता एग्जीक्यूट होने हुई, अखबार वाले दौड़ दौड़ के आने लगे, क्योंकि उन्होंने इससे पहले कभी 5000 बच्चे कहीं इकट्ठे नहीं देखे थे। मैं कह रहा हूँ हमने तो आपको बुलाया नहीं, कहते सर ये इवेंट नहीं छापेंगे तो हमारा अखबार कैसे बिकेगा। तो उस समय दिल्ली के सभी प्रसिद्ध अखबार आए वहाँ पर। तो अब इसमें हमने बीमा बच्चों का मांगा ही नहीं, हम कंट्री में चिल्ड्रन इंश्योरेंस में अपने आप टॉप पर आ गए, क्योंकि 5000 बच्चे आए हैं, उनको हमने खूब सारे कंसोलेशन प्राइजेस वगैरह बांटे, उन प्राइज़ को लेने आ रहे हैं। उस समय एक प्ले किया बच्चों का। तो उसके कारण से क्या हुआ कि हमें बच्चों के काम करने वाली 100-125 एजेंसी मिली और इन 5000 में से 2-2500 बच्चों के पेरेंट्स ने वो पहले उसको पार्टिसिपेट कराने लाए हैं, फिर पुरस्कार दिलाने लाए हैं। हमने क्या किया कि एक फर्स्ट प्राइज़, एक सेकंड प्राइज़, एक थर्ड प्राइज़ और इसके बाद 200 कंसोलेशन प्राइज़। तो जो हमने प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन किया ना, वो भी बच्चों से हॉल भरा हुआ था, क्योंकि इतने प्राइज़ दे दिए। हमारा उद्देश्य वहाँ पर पैसे बचाना नहीं था, हमारा उद्देश्य था कि बच्चे जुड़ें। और उससे क्या हुआ कि हम बिना बीमा मांगे, बिना कोई हाथ जोड़े, हमारी डिवीज़न उस साल कंट्री की बहुत बढ़िया बच्चों की पॉलिसी में नंबर 1 हो गई। बहुत बढ़िया। अब आते हैं टीम पर। हाँ, टीम मैनेजमेंट का आप देखिए क्या स्ट्रेटेजी है वो बताइए। आप अपने आप को रखिए, इवन जो यहाँ हमारे इस इंटरव्यू को जो फोटोग्राफी कर रहे हैं, वो जिस तत्परता से आसपास का वातावरण मैनेज कर रहे हैं, तो इसका मतलब वो एक्सेल तो खुद ही करना चाहते हैं ना। तो लीडर का काम ये नहीं है कि वो उसको एक्सेल के लिए प्रेरित करे, वो उसके एक्सेल करने में आने वाली बाधाओं को हटा दे। ओके, थोड़ा सा इसको समझाएं। देखिए, कोई बच्चा है, आप चाहें किसी डाकू का इंटरव्यू, मैंने डाकू में काम किया तब देखा कि कोई भी डाकू इसलिए डाकू नहीं बनता कि वो डाकू बनना चाहता है। हाँ। उसे लगता है समाज में कोई अत्याचार हो रहा है और वो बिना वायलेंस के नहीं होगा। तो अगर हम उसके मन से ये भाव हटा दें कि भाई तुम वायलेंस करके इसे नहीं ठीक कर रहे, ये काम तो बातचीत से हो सकता है, तो वो लौटाते हैं। तो इसी प्रकार से कर्मचारी आते हैं, संस्था में काम करने आते हैं। कोई कर्मचारी जिस दिन ज्वाइन करता है उस दिन लेट नहीं आता। अगर वो लेट हुआ तो इसका मतलब कि वो संस्था के कल्चर से हुआ।
तो अगर हम उस कल्चर पे कंट्रोल करें तो टीम अपने आप बढ़िया बनती है। तो मैंने अपने जीवन में क्या किया कि मैंने इसको एक पेपर लिखा था, टू स्टाइल ऑफ लीडरशिप, रामा एंड कृष्णा। तो जब भी आप कहीं जाएंगे आपकी टीम में या तो योग्य लोग होंगे या अयोग्य लोग होंगे। तो अयोग्य लोग हैं तो आप राम बन जाइए। जैसे राम की सेना में भालू बंदर है तो वो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन क्या करना है वो राम को बताना है। वो कहते हैं कि जाओ खोजने, तो वो चारों दिशाओं में निकल जाते हैं। तो हनुमान जी को फिर जामवंत कहते हैं। तो मतलब जब वैसी सेना हो जाती है, वैसी टीम हो जाती है जहाँ कॉम्पिटेंस कम है, सिंसियरिटी ज़्यादा है और वो करना चाहते हैं, वहाँ पे राम बन के लीड फ्रॉम फ्रंट करके दिखाइए। और आप मान लीजिए मेट्रोज में आ गए जहाँ सब लोग MBA किए हुए लोग हैं और वो आकर मतलब कि आपके यहाँ पे ज्वाइन कर रहे हैं, B.Tech मिल जाएंगे आपको। आज की तारीख में LIC में आप देखेंगे हाईली क्वालिफाइड लोग हैं। अब उन लोगों को अगर राम बन के गाइड करेंगे तो वो सफोकेट फील करते हैं कि मुझे सब कुछ तो आता है, ये क्यों बता रहे हैं। तो वो जब टीम मिल जाए जहाँ कॉम्पिटेंस बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर कृष्ण बन के पीछे हो जाइए, बहुत बढ़िया, और उनको मौका दीजिए। तो वो फिर बेस्ट परफॉर्मेंस आती है। आप ये सोचिए कि अगर अर्जुन, युधिष्ठिर, भीम को राम की तरह कहते तुम ये करो, तुम ये करो, तुम ये करो, तो युद्ध कैसा होता। करेक्ट। तो मैं अपने जीवन में समझा, ये मेरे कैरियर समाप्त होने के करीब 6 साल पहले ये मेरे को रहस्य समझ में आ गया था कि आपको लीडरशिप स्टाइल टीम के अनुसार अडॉप्ट करना है। बहुत बढ़िया। योग्य है तो आप पीछे हो जाइए, अयोग्य हैं तो आगे हो जाइए, लेकिन वो अकेला नहीं रहना चाहिए। वर्कर को ये नहीं लगना चाहिए कि मैं असहाय हूँ, मैं दीन हूँ। उनको मालूम रहना चाहिए कि मेरा बॉस अगर है तो मैं एम्पावर्ड हूँ। सुपर। मेरे को एक चीज़ समझ में आ रही है कि जिस प्रकार से आपने चीज़ों को इतने माइक्रो लेवल से समझा है और आप समझा रहे हैं, अगर आप अब तो आप रिटायर हो गए हैं LIC से और आपने इतनी बड़ी पोस्ट पे काम किया है, अगर आप पीछे मुड़ के देखें तो क्या आपको कुछ ऐसा दिखता है आपकी ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ पर आपको ऐसा लगता है कि इस ऑर्गेनाइजेशन में ये कमियाँ हैं जिसे आपको अगर मौका मिले तो आप सुधारना चाहोगे, ऐसा कुछ है? इस हिस्से को भी मैं 2 भागों में बांटूंगा। ओके। अब मैं सिर्फ LIC के बारे में नहीं सोचता। नौकरी मुझे बांधती थी कि मैं LIC की प्रगति की बात करूं। अब मैं देश के बारे में सोचता हूं। अच्छा। तो मैंने अपना कैनवस बड़ा कर दिया और LIC के बारे में मैं भाग नहीं रहा। ये बताने के लिए मैं बताना चाहता हूं कि LIC में कमियां नहीं है। वो समय जब आगे बढ़ता है, जब आपको सफलता मिलती है, जैसे आप इसको ऐसे लीजिए कि आप मान लीजिए कि हिमालय में ट्रैकिंग के लिए गए, तो जब आप काठगोदाम से चलते हैं तो आपको वो पहली पहाड़ी लगती है सबसे ऊंची है। जब उस पहाड़ी पे पहुंचते हैं तो उससे अगली दिखती है, फिर उससे अगली दिखती है। तो जो ये कमियों की बात आप कर रहे हैं, ये कमियां होती नहीं ऑर्गेनाइजेशन में, लेकिन जब ऑर्गेनाइजेशन एक स्केल पे पहुंचती है तब उसे वहाँ से दिखता है कि यहाँ से आगे कुछ और चाहिए। तो ये एक गैप्स कहूँगा मैं इनको। और मैं एक गैप ऐसा बता सकता हूँ जो संस्था का कोई दोष भी नहीं है, लेकिन संस्था वहाँ पहुँच गई है कि अब उसे आगे की मार्केट में जाने के लिए डिजिटल मार्केटिंग और इंडिविजुअल मार्केटिंग को कन्वर्जेंस करना होगा, मिलाना होगा। क्योंकि जो प्राइवेट प्लेयर आए हैं उनके एजेंट थोड़े से हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, अधिकतर काम को टेक्निक से कर रहे हैं। हमारे एजेंट ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड हैं, उनका ब्रांड है, वो और LIC अब मैरिड हो गए हैं, चोली दामन का साथ कह सकते हैं। तो हमें क्या करना होगा कि हमारा जो डिजिटल वो है ना रिवॉल्यूशन, वो अगर उन एजेंट और डेवलपमेंट ऑफिसर जिनको हमने रसीदें इशू करने के लिए, केस अपने ऑफिस में भरने के लिए एम्पावर्ड किया है, उनको अगर हम वो प्राइवेट प्लेयर जैसा कर दें, तो जो कंपटीशन है वो LIC वर्सेस प्राइवेट प्लेयर ना होके वो हमारे उन विकास अधिकारियों और एजेंट वर्सेस उनकी लोकल ब्रांच हो जाएगा। अगर मैं प्रतियोगिता को वहाँ पहुँचाता हूँ तो मुझे बहुत गर्व होगा कि मैंने उनको एक स्टेज दूर कर दिया। इसे मैं ऐसे लेता हूँ जैसे मेरे बचपन में जब दारा सिंह वर्ल्ड चैम्पियन थे तो कोई भी आता था तो पहले उसको रंधावा से लड़ना पड़ता था। तो जो ये हमारे एम्पावर्ड विकास अधिकारी और एजेंट हैं, ये हमारे रंधावा बन जाएं और जब कोई नया कंपटीशन आए तो उसके सामने पहली समस्या ये हो जाए कि वो पहले नागपुर में भरत पारिक से निपटे, वो दिल्ली में जो हरीश गुप्ता हैं, यहाँ पर
जो अपने झा साहब हैं या पांडे जी हैं, जो इस प्रकार से दिल्ली में एजेंट हैं हमारे शशि निझावन, तो ऐसा करें कि मतलब उनके लिए जो मोर्चा है ना वो LIC का योगक्षेम बन ही ना पाए। उनकी समस्या ये रहे कि नागपुर में रहना है तो यहाँ से कैसे निकले। बहुत बढ़िया। तो ये मैं चाहूँगा। और देश के लेवल पर मैं चाहता हूँ कि देखिए अब हम बात करते हैं भारत को विश्व गुरु बनना है, तो विश्व गुरु बनने के लिए मैनेजर चाहिए। आज की तारीख में भारत 1 मिलियन योग्य मैनेजर की कमी से ग्रस्त है। जो नायक थे L&T के, उन्होंने कहा था कि हमें एम्प्लॉयबल लोग नहीं मिलते। तो इसमें कुछ इंस्टीट्यूशन काम करेंगे और कुछ काम हम जैसे उन लोगों को करना है जिनको सुनिश्चित पेंशन मिल रही है, जिन्हें जीने के लिए तनाव नहीं है, तो वो अगर अपना अनुभव बांटते हैं। जैसे मैंने पुस्तक देसी मैनेजर लिखी, तो ये हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है, इसके अलावा और 10 भाषाओं में है। तो ये पुस्तक में मैंने ऐसा लिखा है कि जो MBA के कॉलेज में नहीं जा सके, वो एक किताब अगर पढ़ते हैं और इसकी एक्सरसाइजेस करते हैं तो वो एक मॉडरेट ऑर्गेनाइजेशन को आसानी से ला सकेगा। बहुत बढ़िया। इसके साथ हमने एक अपनी वेबसाइट बना दी है। इसके साथ में हम जो है एक YouTube चैनल बना रहे हैं और जिसमें हम यही सब देसी मैनेजर फॉर सेल्स, देसी मैनेजर फॉर नेगोशिएशन, देसी मैनेजर फॉर कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन, देसी मैनेजर फॉर वर्क लाइफ बैलेंस, इस तरह छोटे छोटे मॉड्यूल्स बनाकर मैं चाहता हूँ कि LIC ही नहीं, हर भारतीय इस यात्रा में जिसमें हमें जो लूटा गया 1000 साल तक, अब हमें रिकवरी करनी है। और वो रिकवरी हम 1000 साल में नहीं कर सकते, वो मैं चाहता हूँ कि हम 30 साल में, 50 साल में करके वापस वहाँ पहुँच जाएं कि जो आज अमेरिका की एम्बेसी में लाइन लगी है ना भारतीयों के वहाँ जाने की, ये उल्टी हो जाए। मैं वो दिन देखना चाहता हूँ कि जब अमेरिका के अंदर भारतीय एम्बेसी में लोग 3 बजे आकर बैठे हुए हैं कि इंडिया का वीज़ा लेना है। बहुत बढ़िया। तो मैं अपनी बात को इसी पर समाप्त करना चाहूँगा। बहुत बढ़िया कि हाँ जी बोलिए। मैं एक्चुअली आपसे आपका जो एक्सपीरियंस रहा और अपने इस एक्सपीरियंस से आपने जो चीज़ सीखी है वो आपकी बातों से झलकती हैं। बहुत कुछ सीखने को है, बहुत कुछ माइक्रो लेवल पर समझने में है। अब आप रिटायरमेंट के बाद 2022 में आप रिटायर हुए, अभी हाल ही में रिटायर हुए हैं, तो उसके बाद अब क्या कर रहे हैं? आप पुस्तक ही लिख रहे हैं या और भी कुछ आपके? देखिए पुस्तक तो है ही है। ये क्या है कि अपने आप निकली है। फेयरवेल की एक स्पीच थी, उसमें लोगों ने कहा कि सर इसको टाइप करके दे दीजिए, तो फिर कहा ये केस डाल दीजिए, वो केस डाल दीजिए। फिर सीनियर अधिकारियों ने कहा तुमने वो घटना छोड़ दी, ये घटना छोड़ दी। ऐसे करते करते फिर प्रकाशक ने कहा कि थोड़ा मोटा कर दीजिए। तो ये किताब इवॉल्व हुई है। अच्छा। मेरा लिखने का कोई इरादा नहीं था। अब ये इवॉल्व हो गई है, तो अब क्या हुआ है कि ये ना टॉक ऑफ द टाउन इस तरह हो गई है कि इस किताब पर मुझे इन्विटेशन आ रहे हैं। अच्छा। जैसे अभी IIM मुंबई में एक सेमिनार था, तो उसमें ये विषय रखा गया था कि देसी मैनेजर द नीड ऑफ आवर। तो उसमें क्या है कि इसी प्रकार से एक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, वहाँ पर पेपर राइटिंग कंपटीशन था, तो मैंने उसमें देसी मैनेजर द नीड ऑफ आवर पेपर सबमिट किया था, उसे बेस्ट पेपर का अवार्ड मिला। तो ये अपने आप इवॉल्व हो रही है। पर इसके साथ साथ क्या है कि मैं स्टोरीज विद नाना जी, इस हेड से भी मैं छोटे बच्चों को 5 से 12 वर्ष में हमारे जो पुराण में कहानियाँ हैं, जो उसमें वर्णन है, उनसे वो बड़े होने से पहले ही चाणक्य नीति वगैरह कैसे जीवन में उतार लें। जैसे एक छोटा बच्चा है, उसको हमने बताया कि कृष्ण ने एक राक्षस को मारा, तो उसके लिए प्लान किया, योजना बनाई। तो हम उनसे पूछते हैं कि तुम योजना क्यों बनाओगे? कहते हैं हमारा तो सारा काम मम्मी करती है, हम क्यों करेंगे? मैंने कहा नहीं, तुम्हारे पास कुछ टारगेट है। बोले क्या? मैंने कहा देखो तुम्हें खेलना है, तुम्हें मोबाइल पे खेलना है, तुम्हें दोस्तों से बात करनी है, तुम्हें होमवर्क करना है, तुम्हें मम्मी की हेल्प करनी है, तो ये है नहीं है। तो समझ नहीं बोलते। मैंने कहा तो कि इसका टाइम टेबल बनाओ। तो मेरी स्टोरी सुनाने के बाद बच्चे कुछ ना कुछ नया काम करके पेरेंट्स को दिखाते हैं। तो अब पेरेंट्स ने ये कहा कि हमारे बच्चे हमारी बात सुनते नहीं, आपको 1.5 घंटे सुन भी लेते हैं, साथ में ये नया काम भी कर दिया, तो आप हमें सिखाओ कि आप ऐसे कैसे करते हो। तो फिर मैंने पेरेंटिंग पे वर्कशॉप की। तो अभी क्या है, मैं उपलब्ध हूँ, जो अपॉर्चुनिटी आती है मैं काम करता हूँ। तो अभी दिनचर्या लगभग ये है कि 6 घंटे पढ़ता हूँ, 3 घंटे लिखता हूँ और बहुत जगह जाता हूँ, आता हूँ। जैसे नेशनल इंश्योरेंस, जैसे इंश्योरेंस में नेशनल इंश्योरेंस एकेडमी में पढ़ाने जाता हूँ, LIC के जहाँ भी कोई कहता है वहाँ चला जाता हूँ। इंस्टीट्यूशन में बिमटेक हो गया, IIMs हो गए, दूसरे प्रबंध संस्थान हो गए, वहाँ जाता हूँ। अब जैसे आपसे निमंत्रण मिला, आपके पास आया,
तो मैं इस सब को देखता हूँ कि भाई जैसे आप हैं, आपने अपना 1 लाख के करीब का फॉलोइंग बना लिया, करेक्ट, तो ये विन विन सिचुएशन है। उन 1 लाख लोगों को मुझे बात करने का मौका मिला, तो मैं इसे अपने लिए कृतज्ञ क्षण मानता हूँ कि मतलब ये अपॉर्चुनिटी ईश्वर ने मुझे दी। मैं इसमें ये नहीं मानता कि भाई मैं कोई 30 मार्क का हूँ तो इसलिए, मैं ये मानता हूँ कि मुझे इस 30 मिनट के इंटरव्यू से 30 लाख मिनट मिले हैं। उस 30 लाख मिनट से मैं कितने जीवन छू पाता हूँ। तो इसके लिए पढ़ता रहता हूँ, लिखता रहता हूँ, बात करता रहता हूँ, और ऐसे एक नदी की तरह कभी ना कभी सागर तक पहुँच जाएंगे। बहुत बढ़िया। राकेश जी, आपने इस इंटरव्यू के दौरान जिस प्रकार से बातें की है उससे बहुत कुछ नॉलेज तो मिलता ही है, लेकिन आपकी ये बात से मुझे बहुत मोटिवेशन मिला कि आप रिटायर हो जाने के बाद में भी 6 घंटा पढ़ाई करते हैं और 3 घंटा लिखते भी हैं उसको। वेरी मोटिवेशन, बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल है। राकेश जी, मुझे बहुत मज़ा आया। एक्चुअली मैं तो उन्हीं बच्चों की तरह आपको सुन रहा था जो बच्चे आपको सुनते हैं आपकी कहानी में, और ये समझ में भी आता है कि क्यों आपको लगातार सुनते रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा मैं भी आपका, आपकी टीम का, क्योंकि ये दिखने में 2 लोग का काम है, लेकिन मैं जानता हूँ कि इसके पीछे 10-12 लोग की दिन रात की मेहनत होती है। तो मैं उन 10-12 लोगों को भी अभिनंदन करता हूँ, और जो लोग इसको देखेंगे तो उन्होंने दुनिया के 50 टेम्पटेशन छोड़कर इस वीडियो को देखा, तो मैं उसके लिए भी उनको एडवांस में ही अपना आभार व्यक्त करता हूँ। मैं आप सबका बहुत बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। BITV चैनल पर आपका स्वागत है। BITV यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं।